गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर 4 नवंबर के करंट अफेयर करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आर्टिकल्स को रिवाइज कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आज भी वही करेंगे, आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है आर्टिकल 265, जिसमें बोला गया है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा और कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा नागरिकों पर। आर्टिकल 268 कहता है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स फंड के बारे में बात करता है। फिर 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में है। ये 3 फंड है ना मेन हमारे यहाँ पर, तो ये तीनों 266 और 267 में है। फिर है 275, कुछ सर्टेन स्टेट्स को यूनियन गवर्नमेंट हमारी जो है वो कुछ ग्रांट प्रोवाइड करती है, तो ये 275 में दिया गया है। 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में है। 300A राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, पर अभी एक लीगल राइट है। फिर आर्टिकल 311 डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज़ अंडर द यूनियन और स्टेट। ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसको डिसमिस करना है, रिमूव करना है, या उसकी रैंक कम करनी है, रिडक्शन करना है, ये सारे किन ग्राउंड्स पर किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है और 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। ईपीएफओ सेलिब्रेटेड इट्स 71st फाउंडेशन डे इन विच स्टेट और यूटी। तो ईपीएफओ ने नई दिल्ली में अपना 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर दिल्ली के बारे में ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। इसके ज़रिए 2 नए आर्टिकल संविधान में ऐड किए गए, 239AA और 239AB। इनके तहत दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसे स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, क्योंकि दिल्ली जो है ये पूरी तरह से स्टेट्स भी नहीं है, पूर्ण राज्य भी नहीं है और पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, तो ये स्पेशल स्टेटस इसको इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए दिया गया है। फिर भारत मंडपम नई दिल्ली में है, यहीं पर हमारी G20 समिट हुई थी। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइंड MOU विद विच मिनिस्ट्री फॉर इलेक्टोरल लिटरेसी इन स्कूल्स। तो स्कूल से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री होगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके साथ में MOU साइन किया गया है ECI के द्वारा। और इसमें क्या होगा, NCERT जो है ये स्कूल की टेक्स्ट बुक में इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड कंटेंट को ऐड करेगी। ठीक है, ECI का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका नाम है स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो इसमें ओवरऑल वोटर्स एजुकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर ही इसी का एक एक्सटेंड कदम के रूप में हम देख सकते हैं कि वोटर्स एजुकेशन कहाँ से शुरुआत होगी? बच्चों से, स्कूल से। स्कूल में उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इलेक्टोरल लिटरेसी प्रोवाइड की जाए। तो उसी का हम एक कदम देखते हैं उस स्वीप फ्लैगशिप प्रोग्राम का। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से NCERT कंटेंट को ऐड करने का काम करेगी। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि यूनियन और स्टेट के इलेक्शन प्रोसेस एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन की 25 जनवरी 1950 में, और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही इसीलिए मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कंडक्ट करता है। पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कवर करता है। ठीक है, फिर पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 ये डील करते हैं इस कमीशन से। इलेक्शन कमीशन किस तरह गठन होगा, कैसे काम करेगा, क्या क्या काम होंगे, ये सब इन आर्टिकल्स में दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो 3 मेंबर्स होते हैं टोटल। इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। टेन्योर इनका होता है 6 साल तक का, एंड और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, फिलहाल हैं राजीव कुमार जो कि 25th हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इंडिया और इटली के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो याद रखिएगा किस लिए किया गया है? टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। यहाँ MOU कर लेते हैं रिवाइज अपने। तो इंडिया और सऊदी अरबिया ने साइन किया है इन ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच हुआ है ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर, नाबार्ड और UNDP के बीच फॉर डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनोवेशन। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा के साथ साइन किया है फॉर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप।
टू स्किल 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स। नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच हुआ है टू एक्सेलरेट एसडीजीज इन इंडिया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है टू एनहांस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। इंडिया और पनामा के बीच ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ है 5 साल के लिए आपस में कोऑपरेशन अपना बढ़ाएंगे। और इंडिया और एडीबी के बीच हुआ है $200 मिलियन का लोन डील टू एनहांस अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान। CBSE इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री। तो CBSE जो है हमारा ये UAE में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने वाला है। ऐसे बच्चों के लिए इंडियन कम्युनिटी जो है UAE में जो रहती है उनके लिए खोला गया है। दुबई में जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको हेल्प हो सके, ठीक है, उनके लिए एक ऑफिस वहाँ पर रहे ताकि उनको कुछ भी ज़रूरत है इंडिया से बात करने की, CBSE से कुछ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है तो वो आसान हो सके, इस वजह से किया गया UAE में ऐसे स्कूल्स के लिए जो CBSE एफिलिएटेड हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में राजेंद्र मेनन को अपॉइंट किया गया है। ये फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पहले भी ये थे, अब 4 साल के लिए फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन यही थे, रीअपॉइंट हुए हैं 4 साल के लिए। अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात अगर की जाए तो ये एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है भारत का, 2009 में से इस्टेब्लिश किया गया था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था अंडर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2007। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है और इसके चेयरपर्सन होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, मतलब कुछ मामले आते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं तो PIB के हेड हैं मनीष देसाई, FTII के चेयरमैन R माधवन, CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल, RPF के DG मनोज यादव, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG राकेश पाल, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI स्वामीनाथन जानकी रमन, BSF के DG नितिन अग्रवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद, WMO के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अलमंदौस, फिर WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे सोलो, न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद और CGA हैं हमारे SS दुबे। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अभी जो इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ उसमें देखने को मिले मोहम्मद शामी, ऑप्शन B करेक्ट है। मतलब बड़ी ही कमाल की जीत हासिल की भारत ने, लेकिन श्रीलंका की तरफ से थोड़ा बुरा भी लगा कि बहुत गंदी हार थी, है ना। शामी जो है मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर कैसे रहे, इन्होंने 5 विकेट्स लिए 18 रन में इन 5 ओवर्स विद 1 मेडन, ठीक है। तो इन्होंने सरपास कर दिया है ज़हीर खान को। ज़हीर खान पहले मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हुआ करते थे, उनको सरपास करके अब ये बन गए हैं। शामी बिकम्स इंडियाज़ लीडिंग विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री और इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही सेकंड 5 विकेट हॉल भी वर्ल्ड कप में बनाया है। यहाँ देख लेते हैं क्रिकेटर्स जो न्यूज़ में रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर का स्टैचू अनवील किया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। शाहीन अफरीदी फास्टेस्ट बॉलर हैं टू टेक 100 ODI विकेट्स। शुभमन गिल बने हैं फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 2000 रन्स इन ODI। विराट कोहली ने 48th ODI सेंचुरी अपनी कंप्लीट की है। डेविड विली इंग्लैंड के हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 33। रोहित शर्मा इन्होंने मोस्ट सिक्सेस लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और मेन वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, भारत में मैचेस हो रहे हैं और शायद इसीलिए इंडियन टीम इतने फॉर्म में है। हु हैज़ गिवन केरलाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है T पद्मनाभन को। कौन सा है, इस अवार्ड का नाम क्या है, केरला ज्योति अवार्ड, ठीक है। राइटर हैं ये T पद्मनाभन, इनको दिया गया है फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर। इसके अलावा केरला प्रभा अवार्ड जो है ये 2 लोगों को मिला है। एक तो है रिटायर्ड जस्टिस M फातिमा बीवी फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस एंड सिविल सर्विस और दूसरे हैं नटराज कृष्णमूर्ति फॉर हिज अकम्पलिशमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। ये 2 लोगों को केरला प्रभा अवार्ड मिला है और केरला ज्योति अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरला का T पद्मनाभन को दिया गया है। यहाँ पर रिसेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज बुबना। मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा। मिसेज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले। मिस अर्थ इंडिया प्रियंश सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना। PMI साउथ एशिया अवार्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को मिला।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया नजमा अख्तर। AM गोखले अवार्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को मिला। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अदीब अहमद हैं। और MS स्वामीनाथन अवार्ड PV सत्यनारायणा को दिया गया। विच रैंक मुंबई गॉट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज ऑफ लग्जरी होम्स। लग्जरी होम्स में प्राइस राइज जो देखने को मिला उसमें ग्लोबली मुंबई की रैंक है 4th। ठीक है, इतने ज़्यादा महंगे घर, कीमत वृद्धि घरों में देखने को मिली मुंबई में 4th नंबर पर है वर्ल्ड में। ठीक है, ये इंडेक्स कौन सा है? रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया, इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023। फिर अगर हम बेंगलुरु की बात करें ना, बेंगलुरु और नई दिल्ली दोनों ही ऐसे हैं जहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। 2022 का 3rd क्वार्टर जो था उसके मुकाबले अभी अगर बेंगलुरु में देखें तो 2.2% की ग्रोथ देखने को मिली है लग्जरी होम्स के प्राइजेस में। और वहीं हम न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मुंबई में तो बहुत ज़्यादा हाइक रहा है, 4th नंबर पर है ग्लोबली। How many countries signed world's first agreement to contain risk associated artificial intelligence AI? तो 28 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस पर एग्रीमेंट पर साइन किया है। वर्ल्ड का पहला एग्रीमेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको कम करने के लिए कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी, इसलिए एग्रीमेंट किया गया है। और ये याद रखना है इंडिया भी इसमें शामिल है, इंडिया अलोंग विद 27 अदर कंट्रीज़, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इन्होंने साइन किया है वर्ल्ड का पहला एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, साइन कहाँ पर किया गया? UK में। और इस एग्रीमेंट को ब्लैचले डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाएगा, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ब्लैचले डिक्लेरेशन है ये किससे रिलेटेड है। तो AI एसोसिएटेड रिस्क जो है उसको कंटेन करने के लिए कंट्रीज़ के बीच होने वाला एग्रीमेंट है, 28 कंट्रीज़ के बीच। स्विम प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। स्विम प्रोजेक्ट संबंधित है नासा से। स्विम का मतलब क्या है? सरफेस सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या है ना, मार्स जो है, मार्स का मैप क्रिएट करने का काम करता है ये प्रोजेक्ट, और ऐसा मैप क्रिएट करने का जहाँ जहाँ पर वाटर डिटेक्ट किया गया ना मार्स में, और जहाँ पर वाटर होने की संभावना है, वो सारा मैपिंग तैयार करने का काम इस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। नासा का मिशन है, और जहाँ भी नासा ने सब सरफेस वाटर आइस डिटेक्ट किया है मार्स में, उस सब का मैप तैयार करता है ये। वाटर आइस ऑन मार्स इज़ क्रूशियल फॉर ड्रिंकिंग, रॉकेट फ्यूल एंड अदर पर्पसेस एज द प्लैनेट्स थिन एटमॉस्फेयर कैन नॉट सस्टेन लिक्विड वाटर। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में रहा है तो याद रखिएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम ऑफ इंडिया वॉज द स्टैचू ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर अनवील्ड। कहाँ पर इनका स्टैचू अनवील किया गया? हमने रिवीजन पार्ट में देखा भी है इसको, तो सुना होगा आपने ध्यान से, तो पता होगा आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।